Hello CA buddies, welcome to my channel. So in this channel, I will going to help you to revise all the concepts and the questions of MTPs, RTPs, module question, past your examination questions. So right now I have started with FR subject and slowly I will try to cover other subject also. So I'm going to make video concept wise rather than making full-fledged long video. I hope this will help you all. Thank you. हेलो गाइस। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं इंडेस 115 के सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ हम लोग फटाफट जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उसके रिलेटेड वो भी रिवाइज कर लेंगे। तो फटाफट ये एग्जांपल देखते हैं। मेरा एक बिजनेस है वाटर प्यूरिफायर का, तो मैं वाटर प्यूरिफायर भी बेचती हूँ और साथ में मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ। सो नाउ आई हैव एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर वेयर आई एम सेलिंग वाटर प्यूरिफायर एंड ऑल्सो गिविंग मेंटेनेंस सर्विस फॉर ₹50,000। ठीक है, तो अभी इंडेस 115 ने 5 स्टेप्स दिए हैं, जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है वाटर प्यूरिफायर का एंड मेंटेनेंस सर्विस का। फिर है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि मुझे वाटर प्यूरिफायर और मेंटेनेंस सर्विस देना है। फिर नेक्स्ट है कि ट्रांजैक्शन प्राइस, अभी टोटल तो 50,000 है। ठीक है, तो ये हमारी अभी के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस है। फिर बोलते हैं कि एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहाँ पे मेरा 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, पहले तो मुझे वाटर प्यूरिफायर देना है, दूसरा मुझे मेंटेनेंस सर्विस देना है। तो अभी ये ट्रांजैक्शन प्राइस को हमें एलोकेट करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे स्टेप 4 में। ओके, तो यहाँ पे सपोज वाटर प्यूरिफायर का 40,000 एंड मेंटेनेंस सर्विस का 10,000। फिर फिर स्टेप 5 में हम लोग सीखेंगे कि रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, सो अभी फटाफट स्टेप 1 देख लेते हैं, जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कस्टमर कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। मीन्स इंडेस 115 ने हमें ऐसी कंडीशन दी है स्टेप 1 में, वो कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेवेन्यू माना जाएगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग कंडीशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हो वो रिलेटेड टू आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। जैसे मेरा बिजनेस है ही वाटर प्यूरिफायर बेचने का और मेंटेनेंस सर्विस देने का, तो रेवेन्यू के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी उसके रिलेटेड ही होने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी मैं प्लांट एंड मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ, नहीं, वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ही नहीं। फिर दूसरा है कि इट इज़ अप्रूव बाय द एंटिटी एंड कस्टमर, हम दोनों ने अग्री किया था। ठीक है, फिर ऐसा है कि राइट्स ऑफ एंटिटी एंड कस्टमर्स आर आइडेंटिफाइड। मीन्स मैं वाटर प्यूरिफायर और मेंटेनेंस सर्विस देने वाली हूँ और वो मुझे कंसिडरेशन पे करने वाला है, तो हम दोनों के राइट्स आइडेंटिफाइड है। पेमेंट टर्म्स आर आइडेंटिफाइड, मैंने उसको बोला था कि तुम्हें ऑन स्पॉट पेमेंट करना है और हम दोनों ने अग्री भी किया था। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स दूसरे भी हो सकते हैं, तो पेमेंट टर्म्स भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को पता ही नहीं है कि पेमेंट टर्म्स कब है। नाउ इट इज़ अ प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन फ्रॉम कस्टमर। अभी सपोज मेरा दोस्त आ गया वाटर प्यूरिफायर लेने मेरी दुकान पे, और मुझे पता है कि इसने ऑलरेडी बहुत सारे सबसे पैसे लेके, मतलब बहुत सारी उधारी ऑलरेडी लेके रखी है, और ये मुझे पैसे तो नहीं देने वाले हैं, मुझे पता है। तो भी उसको वाटर प्यूरिफायर चाहिए था, अभी दोस्त है तो देना ही पड़ेगा, तो मैंने दे दिया उसको एक 30,000 वाला वाटर प्यूरिफायर। और मुझे पता है कि उसकी एबिलिटी है ही नहीं पे करने की। ठीक है, तो ये केस में मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे वो पूरा कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और इंटेंशन टू पे, अभी मेरे रिलेटिव आ गए तो मुझे उनका इंटेंशन पता ही है कि वो लोग तो नहीं पे करने वाले मुझे कंसिडरेशन, तो इसको हम लोग रेवेन्यू में नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, और जो भी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल होना चाहिए इन कोर्ट ऑफ लॉ, और वो टर्मिनेट भी ऐसे नहीं होगा। टर्मिनेट अगर करना भी है तो पेनल्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ही हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेवेन्यू मानेंगे। अभी आगे इंडेक्स बताता है
कि ठीक है, आपकी अबोव कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट तो भी आपको कंसिडरेशन मिला है, तो वो कंसिडरेशन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे बुक्स में? तो वो कंसिडरेशन को हम लोग एज़ अ डिपॉज़िट लायबिलिटी मानेंगे, बिकॉज़ वो एज़ अ सिक्योरिटी डिपॉज़िट माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि हमने उसको यूज़ करने के लिए दिया है और उसके अगेंस्ट उसने हमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट दिया है, ठीक है? जैसे मेरे दोस्त ने, तो ऐसा माना जाएगा कि मेरे दोस्त ने वो वाटर प्यूरीफायर यूज़ करने के लिए लिया है और जो भी उसने सपोज़ 5000 दे दिए, ठीक है? तो वो एज़ सिक्योरिटी डिपॉज़िट, एज़ अ डिपॉज़िट लायबिलिटी माना जाएगा। और फिर बताया है कि उनको रेवेन्यू हम लोग कब मानेंगे? एक तो जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज़ जो भी प्रॉमिस किए थे, वो हमें मिल गए और जो भी कंसिडरेशन था, वो हमें मिल गया। अभी मैंने अपने दोस्त को 30,000 का वो वाटर प्यूरीफायर था, वो ऐसे ही दे दिया था, ठीक है? बट उसने मुझे तो भी 5,000 दिए, ठीक है? तो पहले तो मैंने एक यहाँ पे सपोज़ 5,000 कर देती हूँ, ठीक है? 30,000 का पूरा वाटर प्यूरीफायर था और उसने मुझे तो भी 5,000 दे दिए। अभी इसको मैं रेवेन्यू तो नहीं मानूँगी बिकॉज़ ऊपर की कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई है। तो इसको मैंने एज़ अ डिपॉज़िट लायबिलिटी करके रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद क्या हुआ कि उसका अच्छा खासा हो गया, उसकी अच्छी खासी जॉब हो गई और उसने मुझे दे दिया 30,000 पूरा, ठीक है? तो अभी जो भी कंसिडरेशन था, उसने मुझे पूरा दे दिया है, तो अभी मैं इसको रिवर्स कर दूँगी। डिपॉज़िट लायबिलिटी को फिर मैं रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लूँगी। तो हम लोग डिपॉज़िट लायबिलिटी को रेवेन्यू में कब रिकॉर्ड करेंगे? एक तो पहले जो भी हम लोग का कंसिडरेशन था, वो हमें मिल गया या तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे हो गया कि मेरे दोस्त को दया आ गई कि यार ये तो अच्छा नहीं है कि मैं पैसे भी नहीं दे रहा हूँ और ये लेके चला गया, ऐसा। तो फिर उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ और उसने मुझे वाटर प्यूरीफायर वापस दे दिया और जो भी उसने डिपॉज़िट लायबिलिटी थी, वो भी मैंने उसको दे दी, ठीक है? और इन केस अगर वो जो डिपॉज़िट लायबिलिटी है, वो नॉन रिफंडेबल है, तो मैं फिर उसको रेवेन्यू में ऐड कर लूँगी। अभी इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है हम लोग के मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है कि एनटीटी जी लिमिटेड करके है और उनका बिज़नेस है मशीनरी सेल करने का और उन्होंने पी लिमिटेड को सेल किया है, इतने अमाउंट में 20 लैक्स में। अभी पी लिमिटेड को ये मशीनरी जो है अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में यूज़ करना है और उनका जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ना, मतलब उन लोग का पी लिमिटेड के लिए ये एकदम न्यू इंडस्ट्री है, वो लोग लेस एक्सपीरियंस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ओके। और पी लिमिटेड ने डिपॉजिट पे किया है 1 लाख का एट इंसेप्शन और उन्होंने एक अग्रीमेंट एंटर किया कि जी लिमिटेड को जो भी बाकी का जो अमाउंट है वो जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा उनकी मशीनरी से और जैसे-जैसे उससे वो इनकम अर्न करते जाएँगे, वैसे-वैसे उनको बाकी का जो भी पेमेंट है वो पे कर देंगे, ठीक है? तो और पी लिमिटेड के पास बाकी कोई भी इनकम नहीं थी, इसके अलावा, ठीक है? तो हमें यहाँ पे बोला है कि जी लिमिटेड को रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज़ करना होगा? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे बिकॉज़ हम लोग की ये जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि वेदर इट इज़ अ प्रोबेबल दैट एंटिटी विल गोइंग टू कलेक्ट कंसिडरेशन फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पे प्रोबेबल नहीं है बिकॉज़ एक तो पी लिमिटेड न्यू है, उसको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है और जो कंसिडरेशन भी है वो मशीनरी के रेवेन्यू पे डिपेंड है, ठीक है? और उसके पास बाकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट हम इसको मानेंगे ही नहीं बिकॉज़ ये प्रोबेबल है ही नहीं कि जो भी कंसिडरेशन है वो पे कर पाएगा पी लिमिटेड। तो ये केस में पहले तो हम लिखेंगे आंसर में कि एज़ पर इंडियाज़ 115
following are the condition. By fulfilling that only we can consider it as a contract of revenue. ठीक है, and we can say कि it is not probable for entity to collect consideration because of three reason. First ये कि पी लिमिटेड एक तो एकदम न्यू है इंडस्ट्री में, उनके पास एकदम ही कम एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि उनके पास दूसरा कोई मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और थर्ड ये कि उनका जो भी अग्रीमेंट हुआ है वो भी नॉन रिकॉर्स बेसिस पे हुआ है। सो देर इज़ अ लेस chances for G Limited to recover the consideration, and because of which it is not fulfilling above condition, and we cannot consider this as a contract. अभी हम लोग इसको रेवेन्यू कब मान सकते हैं? ठीक, ओके। या तो फिर हमें जो 1 लाख जो है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, तो 1 लाख को हम लोग एज अ डिपॉजिट लाइबिलिटी बताएंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट टू डिपॉजिट लाइबिलिटी करके, और उसको रेवेन्यू में तभी हम लोग लेके जा सकते हैं जब 20 lakhs का हम लोग को फुल कंसिडरेशन मिल गया पी लिमिटेड से, तभी हम 1 लाख को रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद हम लोग ये रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल टाइप का है और ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, सो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, आपको ओरली बता दिया। इसका सॉल्यूशन आप मॉड्यूल से ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, बट उसमें यही सारे पॉइंट्स इंक्लूड है जो मैंने आपको बताए।